Bollywood Silver Screen presenting you Night at the Museum Part 2। कहानी की शुरुआत में एक टीवी कमर्शियल दिखाया जाता है जिसमें लैरी को दिखाया जाता है जो अपने डिवाइसेस की एडवर्टाइजिंग कर रहा है, जिनको इन्वेंट करने का ख्याल उसे म्यूजियम में एज अ नाइट गार्ड काम करते हुए आया था। अब यहाँ हम देखते हैं कि पहली मूवी से अब तक 3 साल का अरसा गुजर चुका है और लैरी नाइट गार्ड की जॉब छोड़ चुका होता है। अब वो एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेस ओनर बन चुका है। फिर हम देखते हैं कि लैरी अपने ऑफिस से वापस आते हुए म्यूजियम जाता है और वहां पहुंचकर उसे म्यूजियम डायरेक्टर बताता है कि अब मोस्टली सब वैक्स फिगर्स को न्यू होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी से रिप्लेस किया जा रहा है और अब इन सब चीजों की यहाँ पे जरूरत नहीं रहेगी और उन्हें कल सुबह स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट के आर्शीव्स में भेज दिया जाएगा। अब लैरी डिसाइड करता है कि वो एक लास्ट नाइट अपने पुराने फ्रेंड्स के साथ गुजारे। वो सूरज ढलते ही सबसे मिलता है और टेडी उसे बताता है कि अब इस म्यूजियम में सिर्फ टेडी, डायनासोर और इजिप्शियन फेरो रह जाएंगे और बाकी सबको इंस्टीट्यूट भेज दिया जाएगा क्योंकि वो मैजिकल टैबलेट भी यहाँ होगी। सो वहाँ जाने वाले सब लोग अब कभी जिंदा नहीं हो पाएंगे। टेडी लैरी से ये सब बातें कर ही रहा होता है, पर साथ ही लैरी के बार बार फोन बजने की वजह से डिस्टर्ब भी होता है। वो उसे बताने ही वाला होता है कि की टू हैप्पीनेस क्या है, तभी सूरज निकल आता है। अब लैरी अपने फोन में गुम उसकी बात मिस कर देता है। फिर हम लैरी को देखते हैं जो अपने बेटे के साथ अपने अपार्टमेंट में होता है। वहाँ पर वो खाना खाने ही वाले होते हैं, पर तभी उसे फोन आता है जिसे वो सुनकर हैरान रह जाता है क्योंकि वो फोन कॉल ओल्ड वेस्ट सिविलाइजेशन के लीडर का होता है। वो उसे बताता है कि मंकी ने वो मैजिकल टैबलेट चोरी कर ली थी और अब यहाँ स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट में हर चीज जिंदा हो गई है और इसकी वजह से वो सब बहुत मुश्किल में है। तभी कोई इसे फोन छीन लेता है और उसका फोन कट जाता है। अब लैरी अपने बेटे से कहता है कि उसे फौरन निकलना पड़ेगा क्योंकि उसके दोस्त मुश्किल में है। वो अपने बेटे से ये भी कहता है कि वो इंस्टीट्यूट जो कि दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है, वहाँ की हर चीज का रास्ता इंटरनेट से सर्च करके समझाना पड़ेगा। इसके लिए वो सिर्फ वहाँ पहुँचकर ही फोन करेगा। अब वो फौरन नेक्स्ट फ्लाइट लेकर वॉशिंगटन डीसी के लिए निकल जाता है और स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट पहुँचता है। ये इंस्टीट्यूट दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है और यहाँ पे बहुत बड़े अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं, जैसे कि एयर और स्पेस का म्यूजियम अलग है और नेचुरल हिस्ट्री का अलग, और वो एक दूसरे से काफी फास्टली यानी डिस्टेंस पर भी हैं। अब वहां पहुंचकर वो अपने बेटे को फोन करता है और उसकी हेल्प से वहां का रास्ता ढूंढते हुए एक बिल्डिंग में पहुंच जाता है। वहां फर्दर अंदर जाने के लिए उसे सिक्योरिटी सिस्टम से गुजरना पड़ेगा, सब इसके लिए वहां एक गार्ड का कार्ड चुरा लेता है। अब निक उसे कहता है कि बेसमेंट में वो सब आर्चीव्स रखे जाते हैं जो बाकी म्यूजियम में डिस्प्ले नहीं किए जाते। अब नीचे जाते ही वो अपने फोन के सिग्नल्स कम होने की वजह से अपने बेटे से बात नहीं कर पाता और अपना रास्ता खुद ढूंढते हुए हर चीज तक पहुंच जाता है। अब वहां पहुंचकर वो देखता है कि एक और इजिप्शियन फेरो जो उस पुरानी मूवी में दिखाए गए इजिप्शियन फेरो का बड़ा भाई है और साथ ही साथ एक इविल इंसान है। वो और उसके कुछ गार्ड्स कंटेनर में मौजूद उसके सब फ्रेंड्स को अटैक करने वाले हैं। वो ऐसी पोजीशन में खड़े हैं कि वो उनको मार डालेंगे क्योंकि सूरज निकलने की वजह से वो सब वहीं फिर से वैक्स के पुतले बन गए हैं। अब वो कंटेनर में मंकी के हाथ से टेबलेट लेता है और जैसे ही वो ऐसा करता है सूरज ढल जाता है और वो सब लोग दोबारा जिंदा हो जाते हैं। अब वो फेरो और उसके सब फ्रेंड्स को कंटेनर में फिर से बंद कर देता है और उसे टेबलेट देने का कहता है, पर लैरी ऐसा नहीं करता। अब वो फेरो उसे अपने प्लान्स का बताता है कि वो टेबलेट लेकर उसे कोड से एक्टिवेट करेगा जिसे सिर्फ वो जानता है और ऐसा करने से उसकी डेड आर्मी फिर से जिंदा हो जाएगी और वो उसे इस दुनिया में बुलाकर पूरी दुनिया पे काबिज हो जाएगा। लैरी उससे बचकर भागने लगता है और जायंट ऑक्टोपस को बॉक्स से आजाद करता है जो उसकी हेल्प करता है, उसकी मदद करता है। अब साथ ही जनरल अपनी बाइक पर आता है और उसे भगा के ले आता है, पर उसे भी कुछ देर बाद फेरो के गार्ड्स पकड़कर लैरी के बाकी दोस्तों के साथ कंटेनर में बंद कर देते हैं। लैरी को फर्स्ट वुमेन पायलट एमिलिया एयरहार्ट जो कि बहुत एडवेंचरस वुमेन थी वो मिलती हैं, यानी वो भी जिंदा हो चुकी होती हैं। अब वो उसका साथ देती हैं म्यूजियम में रास्ता ढूंढने में और कैसे उसके बाकी दोस्तों को बचाया जाए इसमें भी मदद करती हैं।
लेकिन फेरो के गार्ड्स उनके पीछे पड़ जाते हैं। लगता है इनकी आज किस्मत ही खराब थी। अब लैरी एक आर्ट गैलरी में पहुंचता है जहां वो देखता है कि वहां लगी पोर्ट्रेट्स में भी जान आ गई है। वो उनमें एक पोर्ट्रेट के अंदर चला जाता है और वो गार्ड्स उसके पीछे वहां चले जाते हैं। वो और एमिलिया यानी वही फर्स्ट फीमेल पायलट पोर्ट्रेट से बाहर निकलकर उसे उतारकर दीवार पे उल्टा लटका देते हैं, जिससे वो गार्ड्स उसी में फंस जाते हैं। अब इसी दौरान फेरो अपने अलाइज जो कि हिस्ट्री के बहुत बुरे इविल लीडर्स गुजरे हैं उनकी हेल्प लेता है और उनकी सब आर्मीज को भी उस टैबलेट को हासिल करने पर लगा देता है। अब वहाँ कटेडर के एक होल से वही ओल्ड वेस्ट सिविलाइजेशन का लीडर और उसका साथी निकलने में कामयाब हो जाते हैं, पर लीडर को गार्ड्स पकड़ लेते हैं और उसका साथी बाहर भागने में कामयाब हो जाता है। वहीं फीमेल पायलट और लैरी को भी पकड़ लिया जाता है और उनसे टैबलेट लेकर वही फेरो उसमें अपना सीक्रेट कोड लगाता है, पर वो काम नहीं करता तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। अब वो लैरी को कहता है कि वो ये पता लगा ले कि इसका सही कोड क्या है और उसके पास ऐसा करने के लिए सिर्फ एक घंटा है, यानी 60 मिनट्स। अब वो लीडर को एक आवर ग्लास में बंद कर देता है और कहता है कि अगर वो एक घंटे में वापस ना आया तो उसके सब दोस्तों को मार दिया जाएगा। अब यहाँ उस फीमेल पायलट और लैरी की फ्रेंडशिप काफी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अब फीमेल पायलट उसे किस करती है, पर लैरी उसे बताने की कोशिश करता है कि वो वेक्स की बड़ी है और वो दोनों साथ नहीं रह सकते, पर वो उसे बता नहीं पाता। तभी लैरी को याद आता है कि उसने एयर एंड स्पेस म्यूजियम में आइंस्टाइन की मिनिएचर फिगर्स को देखा था, तो वो जरूर इस टैबलेट के कोड को ट्रांसलेट कर लेगा। सो वो उसे पूछने के लिए वहां जाते हैं जो इस म्यूजियम से काफी दूर है। और वहां जाते हुए फेरो उन्हें देख लेता है। वो समझता है कि वो लोग यहाँ से भाग गए हैं। अब ऐसा समझने के बाद वो उन्हें एविल हिस्टोरिकल लीडर्स को आर्मी समेत उनके पीछे भेज देता है। रास्ते में वो कुछ देर के लिए अब्राहम लिंकन के बहुत बड़े मुजस्मे यानी स्टैचू से भी मिलते हैं। अब वहाँ सिविलाइजेशन लीडर का साथी भी पहुंच जाता है, पर गार्डन में आई एक गुलहरी यानी स्क्विरल उसे उठाकर अपने साथ ले जाती है। अब जैसे ही लैरी और वो फीमेल पायलट टैबलेट लेकर एयर और स्पेस म्यूजियम में पहुंचते हैं तो वहाँ की हर चीज में जान आ जाती है। वो सब अपने अपने एयरक्राफ्ट और रॉकेट चलाना शुरू कर देते हैं, जिन्हें फीमेल पायलट और लैरी रोकते हुए आइंस्टाइन तक पहुंच जाते हैं। पर यहाँ उनके पीछे वो एविल लीडर्स की आर्मी भी पहुंच जाती है। वो आइंस्टाइन से कोड को ट्रांसलेट करवाते हैं जो कि वैल्यू ऑफ पी आई है, यानी वैल्यू ऑफ पाई। और वही फीमेल पायलट दुनिया के सबसे पहले एरोप्लेन को उड़ाते हुए लैरी को वहां से ले जाती है, उसी जगह जहां पर फेरो ने उसे लीडर को कैद करके रखा है। अब वहां जाकर फेरो उस टैबलेट पे वो कोड लगाता है और अपनी आर्मी को अंडरवर्ल्ड से बुला लेता है। उनके आते ही कुछ देर बाद लीडर का साथी उसे गुलहरी पे बैठा हुआ आता है और फेरो को चैलेंज करता है, पर वो उसका साइज देख के हंसता है और वो आदमी उसे कहता है कि वो अपने साथ हेल्प भी लाया है। अब इसके बाद अब्राहम लिंकन का बहुत बड़ा स्टैचू सामने आता है और अंडरवर्ल्ड आर्मी पे अटैक करता है और उन्हें डराकर वापस अंडरवर्ल्ड में भेज देता है। जाते जाते वो लैरी से ये भी कहता है, A house divided against itself cannot stand, जिसका मतलब ये है कि लैरी को चाहिए कि वो तीनों एविल हिस्टोरिकल लीडर्स की पावर को चैलेंज करे कि उनमें से कौन लीडर है और क्या वो फेरो के लिए काम करते हैं। अब वो ऐसा ही करता है और वो सब आपस में लड़ने लग जाते हैं। लैरी वहां से भाग जाता है। वहीं फीमेल पायलट लैरी के सब दोस्तों को एक आर्मी की शक्ल में वहां लड़ने के लिए लाती है। अब लीडर का साथी फेरो को बचाता है। अब वहां लैरी जनरल जॉर्ज को छुपा हुआ देख लेता है, यानी वही जनरल जो अपनी बाइक पर आया था और उसका जिक्र हमने पहले भी किया। अब उसे मोटिवेट करने लगता है कि वो अपने पास को भूल जाए और अपने फ्रेंड्स को बचाए। अब इनफैक्ट अगर बात की जाए जनरल की तो वो भी हिस्ट्रिकल फिगर है जिसने बैटल ऑफ लिटिल बिग हॉर्न लड़ी है और पूरी तरह उससे हार हुई थी। फिर इसके बाद उस फेरो और लैरी में बहुत ज्यादा फाइट होती है और फेरो अपनी स्वर्ड यूज करता है और लैरी भी अपनी फ्लैश लाइट से लड़ता है। अब यहीं पर वो फीमेल पायलट के हाथ टैबलेट लग जाती है। अब वो वही कोड यूज करके अंडरवर्ल्ड का डोर खोलती है और लैरी फेरो को उसमें धकेल कर डोर बंद कर देता है। अब वो फीमेल पायलट अपने एयरप्लेन पे लैरी और उसके सब दोस्तों को न्यूयॉर्क छोड़ने आती है। वहाँ लैरी भी उसे पसंद करने लग जाता है, पर वो उसे बताने की ट्राई करता है
कि वो वैक्स की बनी हुई है और उसे वापस जाना होगा वरना वो डस्ट बन जाएगी। जिसके जवाब में वो कहती है हाँ वो जानती है, और वो एक फाइनल किस करते हैं और इसके बाद वो वहाँ से उड़ जाती है। अब वो वापस म्यूजियम जाकर टेडी से मिलता है और सब इकट्ठे होते हैं। दिखाया जाता है मूवी के शुरू में जो टेडी ने लैरी को की ऑफ हैप्पीनेस बताने की कोशिश की थी, अब लैरी वो टेडी को याद दिलाता है कि उसने वो ढूंढ ली है। इनफैक्ट जो काम करने में आपको खुशी मिले और जिन लोगों के साथ करने में आपको खुशी मिले वही तो की ऑफ हैप्पीनेस है, या इनके मुताबिक की टू हैप्पीनेस है। अब 2 महीने बाद का टाइम दिखाया जाता है। लैरी म्यूजिक डायरेक्टर से मिल रहा होता है। वो अपना बिजनेस सेल कर चुका है और दोबारा नाइट गार्ड की जॉब हासिल कर चुका है। अब म्यूजियम के आवर्स भी बढ़ा दिए गए हैं और रात में जिंदा हो जाने वाली सभी चीजों की वजह से एक टेक्नोलॉजी हायर की गई है और उसके लिए उन्होंने एक्टर्स भी हायर किए हैं। और अब लोग काफी तादाद में यानी काफी क्वांटिटी में वहाँ जमा होते हैं और काफी खुश हैं ये न्यू चेंजेस देखकर। अब मूवी के एंड में हम देखते हैं कि उसे फीमेल पायलट जैसी ही कोई शक्ल नजर आती है, यानी एक लड़की नजर आती है जिसकी शक्ल बिल्कुल वैसी होती है और वो उसे म्यूजियम का टूर कराने के लिए उसके साथ जाता हुआ दिखाई देता है। इसी के साथ इस कहानी की एंडिंग होती है। बात कर ली जाए अगर इसकी डिटेल्स की, तो नाइट एट द म्यूजियम का ये सेकंड पार्ट 2009 में रिलीज हुआ। इसकी जॉनरा फैमिली और फैंटेसी है। IMDb पर इसकी रेटिंग 6/10 है। इसका बजट $150 मिलियन था, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $413.1 मिलियन अर्न किए, जो कि एक अच्छा प्रॉफिट है। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। See you in next video.